Hey guys, and welcome to the Chemistry e-learners. Myself is Gauri. हमने केमिकल काइनेटिक्स ये वाला टॉपिक स्टार्ट किया है. हमें ये टॉपिक खत्म करने पे चल रहे हैं. हम इस लेक्चर को इस टॉपिक को आज ही समाप्त करेंगे एंड कल आपको एक पूरा वन शॉट वीडियो आ जाएगा पूरा केमिकल काइनेटिक्स इन जस्ट 50 to 55 minutes. In 50 to 55 minutes, you will learn all topic and you will enjoy it. Yes guys, तो आपने खाना पीना खा लिया होगा एंड आप स्टडी अच्छे से कर रहे होंगे क्योंकि जो कुछ भी 12th बोर्ड्स के डेट्स थे वो आ चुके हैं. आपको पता चल ही गया होगा फ्रॉम 7th अप्रैल आपके बोर्ड्स के एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं. सो गाइज, बिना टेंशन लिए अच्छे से पढ़ाई करना. जिन्होंने अभी तक पढ़ाई अच्छे से शुरू नहीं की है अभी भी वो अपनी पढ़ाई शुरू कर सकते हैं विदाउट एनी टेंशन. अच्छे से आप अपने बोर्ड्स निकाल सकते हैं. ये मैंने जो डेट बताई है वो आपके एसएससी बोर्ड की डेट है. ओके गाइज, सो लेट्स स्टार्ट आवर सेशन विथ अ ब्यूटिफुल कोट. क्या हमारा कोट है आज का? Yes, 1 minute. Yes, this is our quote. Work hard in silence, let success makes the noise. यानी कि हम जो भी वर्क करेंगे वो बिल्कुल खामोशी से करेंगे और हमारी सफलता हमारे काम का शोर मचा देगी. सो गाइज, हमने अभी तक केमिकल काइनेटिक्स में क्या क्या पढ़ा है? हमने अब तक केमिकल काइनेटिक्स में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में से फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, जीरो ऑर्डर, सेकंड, थर्ड ऑर्डर, देन मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन, कुछ इंट्रोडक्टरी पार्ट्स, उसके फैक्टर्स, ये सब कुछ हमने पढ़ा है अभी तक के लेक्चर्स में. अगर मैं बात करूं कि हमने अभी तक जो कुछ भी फैक्टर्स देखे थे उसमें से हमने कंसंट्रेशन का पार्ट हमने कल ही फिनिश कर लिया था. कंसंट्रेशन का पार्ट. अब कुछ बच्चे कहेंगे मैम आपने कंसंट्रेशन का पार्ट कब लिया? लेकिन बच्चों मैं आपको एक बात बता दूं कि कंसंट्रेशन का पार्ट कुछ अलग नहीं आता है. इसमें कंसंट्रेशन का पार्ट माने जो कुछ भी हमने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, हमने हर एक काइनेटिक्स उसके बहुत अच्छे से पढ़ी है. यस, मैं मानती हूँ कि मैंने आपको सेकेंड, थर्ड, nth ऑर्डर के बहुत डिटेल में नहीं बताया है क्योंकि आपको वो इतना डिटेल में जानने की ज़रूरत नहीं है. लेकिन मैंने आपको उसकी सारी एक आइडिया तो आपको मैंने आपके सामने पुट आउट कर दी है. कल के लेक्चर में हमने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड द मॉलिक्यूलरिटी देखी थी. ओके, मैं आपको एक पेज में उसके बारे में क्या है मैं आपको पिछले सारे स्लाइड में बता दूंगी. ओके, 1 मिनट. ओके, हम इसी स्लाइड में हमने कल के लेक्चर में क्या पढ़ा था वो एक ही स्लाइड में लिख लेंगे. ओके, ऑर्डर इज इक्वल टू मॉलिक्यूलरिटी. ऑर्डर इज इक्वल टू मॉलिक्यूलरिटी बट इन हाउ मेनी परसेंट? In only and only 99%. How many percent? Only and only 99%. ओके, जब हम बात कर रहे हैं स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन की, स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन का मीनिंग क्या होता है? स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन का मीनिंग क्या होता है? जो रिएक्शन हमें दिखती तो है सेकेंड ऑर्डर की, हमें उसकी मॉलिक्यूलरिटी 2 दिखती है लेकिन उसकी मॉलिक्यूलरिटी 3 आती है. हम उस रिएक्शन को कहते हैं स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन. इन दैट लाइक स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन में अगर हम बात करें हम उसकी मॉलिक्यूलरिटी कैसे डिफाइन कर सकते हैं? जब हम एक रिएक्शन की फॉर एग्जांपल 2A + B it gives the C, मैंने आपको एक रिएक्शन दे दी और मैंने आपको कहा है कि इस रिएक्शन के बारे में आपको सब कुछ जानना है.
है। तो आप क्या करेंगे, उसका पहले रेट लिखेंगे। रेट भी कैसा होता है हमारे पास, हम जो कुछ भी रेट लिखते हैं वो हमें एक्सपेरिमेंट से ही मिलता है। ओनली एंड ओनली थ्रू हमें एक्सपेरिमेंट से सब कुछ मिलता है। ओके, उसके बाद अगर मैं बात करूं कि उसकी हमें रेट एक्सपेरिमेंट मिलता है, लेकिन जब भी हम मॉलिक्यूलरिटी की बात करते हैं तो हमें सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट्री दैट इज सिंगल स्टेप रिएक्शन के बारे में हमें बात करनी पड़ती है यहाँ। उसके बाद में अगर बात करूँ स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन में हम उसकी मॉलिक्यूलरिटी किस प्रकार लिखते हैं, हम जो कुछ भी ऑर्डर लिखेंगे उसमें हम +1 दे देंगे। क्या करेंगे, हम जो कुछ भी ऑर्डर देंगे उसमें सिर्फ और सिर्फ +1 करेंगे हम। ओके, ऑर्डर, एक मिनट, ऑर्डर +1, ये हमारी मॉलिक्यूलरिटी आ गई। ओके, ये तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन मैं जब आपको एक एग्जांपल दूंगी क्या आप कर पाएंगे? लेट्स सी क्या आप कर पाते हो या नहीं। सो टेक एग्जाम्पल जो हमने कल किया भी होगा तो आज और एक बार कर लेंगे। 2a + b it gives the c, 2a + b it gives the c। ये हमारे पास रिएक्शन है। मैंने आपको एक रिएक्शन कल भी करवाई थी, लेकिन कोई बात नहीं, आज और एक बार कर लीजिएगा ताकि हमारे पूरे कॉन्सेप्ट एक बार अच्छे से रिकॉल हो जाए। ओके, मैंने आपको कल कंडीशन दी थी कि बी हमारे पास कैसा है, बी हमारे पास एक्सेस कंडीशन में है, बी हमारे पास एक्सेस कंडीशन में है। ओके, पहले इसका रेट लिख लो। हम इसका रेट कैसे लिखते हैं, जो कुछ भी हमारे यहाँ कोएफिशिएंट्स होते हैं वो कोएफिशिएंट्स हम पावर में लगा देंगे। ओके, के a की पावर 2, b की पावर 1। ओके भाई, अरे भाई कुछ समझ में आ रहा होगा तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके एंड लाइक एंड शेयर करके जरूर जाना। ओके, b की पावर 1 हो गई। ओके, एक्सेस में था, माने अगर मैंने 2 मोल ऑफ ए रिएक्ट किया है तो उसके 1 मोल के साथ रिएक्ट हो रहा है। ओके, इसलिए मैंने उसकी पावर 1 लगा दी। एंड जब भी बी एक्सेस में है, सपोज अब मेरे पास 100 रुपये है। ओके, मेरे पास 100 रुपये है, मैंने उसमें से किसी को 1 रुपया दे देता, मुझ में फर्क आएगा क्या? नहीं, मैंने तो सिर्फ 1 रुपया दिया। लेकिन किसी के पास 5 रुपये और उस 5 रुपये में से किसी ने 1 रुपया दिया तो वो क्या कहेगा, मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 4 रुपये है। इस लाइक इन दैट वे अगर हम कहेंगे कि एक्सेस में है तो थोड़ा बहुत डोनेट भी करेगा तो क्या आ जाएगा भाई। ठीक है, इसलिए हमने क्या किया, बी को यहाँ कांस्टेंट माना। बी को क्या माना हमने, यहाँ कांस्टेंट लिया बी को हमने। ओके, कांस्टेंट लेने के बाद जो कुछ भी हम अगली प्रोसेस करेंगे, अब हम क्या करते हैं, r = k' लिखते हैं हम। क्यों k' लिखते हैं, क्योंकि हमने एक कांस्टेंट को एक कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई किया है, एक कांस्टेंट को एक कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई किया है, इसलिए k' लिखा हमने, k' लिखा। उसके बाद ये a का स्क्वायर है और a की पावर 2 है। ओके, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब जो हमारे पास इक्वेशन आया है जिसे मैं ब्लू से इनबॉक्स करूंगी, वो हमारा रियल इक्वेशन फॉर्म हुआ है। अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन हमें उसकी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन लिखनी है। क्या लिखनी है, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। हम ऑर्डर किस प्रकार निकालते हैं, जब किसी की पावर में कुछ हो तो हम उसी प्रकार उसकी हम ऑर्डर निकालते हैं। यानी एक कॉन्सेंट्रेशन है, उसकी पावर x विद अकॉर्डिंग टू x + y, उस अकॉर्डिंग से हम उसकी ऑर्डर निकालते हैं। तो यहाँ ऑर्डर क्या आएगी आपकी 2 एंड मॉलिक्यूलरिटी क्या आएगी 3, मॉलिक्यूलरिटी आएगी 3। क्योंकि अगर हम जब मॉलिक्यूलरिटी की हमने कल बात की थी तो हमने मॉलिक्यूलरिटी की डेफिनेशन क्या देखी थी, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट दैट टेक्स पार्ट इन एलिमेंट्री केमिकल रिएक्शन। क्या बताया मैंने, जब कोई भी मॉलिक्यूल्स पार्ट लेगा केमिकल रिएक्शन में तो उसके साथ कंपीट होने वाला, उसके साथ रिएक्ट होने वाला कोई ना कोई तो चाहिए, इसके लिए मॉलिक्यूलरिटी आएगी 3। एंड ये स्यूडो रिएक्शन है। क्यों स्यूडो है, क्योंकि कभी कभी हम क्या करते हैं, जब हमने इक्वेशन माना था
कि ऑर्डर इज इक्वल टू मॉलिक्यूलरिटी। जो बच्चे इतना ही पढ़ के जाएंगे वो एग्जाम में क्या करके आएंगे, ऑर्डर इज इक्वल टू मॉलिक्यूलरिटी, दिस इक्वेशन इज अप्लाइड एंड अकॉर्डिंग टू दैट इक्वेशन 2 order is 2 and molecularity is also 2, but answer is going to become a wrong, so that's why molecularity is 3. this is very important. okay, ये भी अब हमें समझ में आ गया। लेकिन अब कभी कभी इन बोर्ड्स अगर हम बात करें, बोर्ड्स में कभी कभी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन एंड द मॉलिक्यूलरिटी, ये डिफरेंस पूछा जाता है। मैंने आपको कल और एक पॉइंट बताया था कि जब भी हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की हम जब भी मॉलिक्यूलरिटी की बात करते हैं, हम जब भी मॉलिक्यूलरिटी की बात करते हैं, मॉलिक्यूलरिटी हम यम से डिनोट कर रहे हैं कल से, मॉलिक्यूलरिटी इज नॉट ग्रेटर देन 3, इट इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू 3। व्हाई इट इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू 3? व्हाई? बिकॉज जब भी कभी हम मॉलिक्यूलरिटी की बात करेंगे तो हमारे दिमाग में एक कंसेप्ट है कि नहीं, जब भी हम मॉलिक्यूलरिटी लेंगे तो हमें इफेक्टिव एंड वो साइमल्टेनियस चाहिए, हमें उसका इफेक्ट इफेक्टिव होना चाहिए एंड साइमल्टेनियस होना चाहिए। इफेक्टिव माने अगर सपोज टू रिएक्टर्स ले लिए एंड उनका हमें अच्छा सा प्रोडक्ट फॉर्म होता है तो हमारा इफेक्टिव है, वो हमारे लिए बेनिफिशियल है। रिएक्शन लिया, उसमें टाइम एनर्जी हमारा सब कंज्यूम होता चला गया तो हमारे पास कोई प्रकार की एनर्जी या कोई प्रकार का प्रोडक्ट नहीं फॉर्म है तो वो हमारे बेनिफिशियल नहीं होगा, इसीलिए इफेक्टिवली। व्हाट अबाउट द साइमल्टेनियसली? फॉर एग्जाम्पल, मैं अब आपको एक एग्जाम्पल लेती हूँ। A2 प्लस B2 इट गिव्स 2AB। ये मैंने रिएक्शन ली है ये मैंने एक रिएक्शन आपके लिए ली है। जब अगर मैं बात करूं, इसमें बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हो सकती है कि जब A एंड ये B AB एंड AB ये इस प्रकार आपस में आ रहे होंगे तब भी प्रोडक्ट बनेगा, तो हम इसे क्या कहेंगे, ये इफेक्टिव है। क्या कहेंगे हम इसे? ये वाला कैसा है? ये वाला इफेक्टिव है। ओके, जब कभी अगर हम बात करें, जब कभी सिर्फ और सिर्फ इस प्रकार आएंगे A B एंड B, ये फॉर्म कर लेगा लेकिन ये रिमेनिंग फॉर्म कर पाएगा क्या? ये वाला फॉर्म नहीं कर पाएगा, ये वाला A एंड ए वाला B। इसलिए क्या हो गया, हमारे पास इफेक्टिव है क्या? नहीं। एक डायरेक्शन में है तो वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ही अच्छा है, लेकिन जब वो एक डायरेक्शन में नहीं है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा घातक हो सकता है। ये हो गया हमारे मॉलिक्यूलरिटी के। इसीलिए एनर्जी, सबकी एनर्जी एक शरीर की होना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है एंड हमें बहुत रेयरली दिखता है। जब तीन ही मॉलिक्यूल आपस में लड़ेंगे या झगड़ेंगे तो अगला हम चौथा मॉलिक्यूल लाकर कहाँ बिठाएंगे? इसलिए इसकी मॉलिक्यूलरिटी 3 ही है। लेकिन कभी भी आपको अगर कोई रिएक्शन ऐसा है वहाँ मॉलिक्यूलरिटी 4 है तो आप उसका आंसर 4 नहीं लिखेंगे, क्योंकि 4 होना पॉसिबल नहीं है। ये आपको अच्छी से बात याद रखनी है, इस बात को आप नोट डाउन कर लीजिएगा। अगर आपको सवाल आ जाता है, एक रिएक्शन दी जाएगी, सपोज आपको हैबस प्रोसेस दी गई है एंड उसमें आपको 3 मॉलिक्यूल ऑफ H2 एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ N2 दिया जाता है, तो उसमें आप मॉलिक्यूलरिटी 4 नहीं लिखेंगे, उसमें आप मॉलिक्यूलरिटी 3 ही लिखेंगे। ओके, ये तो हो गया मॉलिक्यूलरिटी। अब हमारा जो कल का टॉपिक रह गया था वो था हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्यूलरिटी में क्या डिफरेंस रखते हैं। ओके, मैं आपको अब ओरली बताऊंगी, फिर हम लिखेंगे भी, लेकिन पहले अच्छी से ध्यान दे के सुनना। अगर ये आपको बोर्ड में कभी कभार ये आपको डिफरेंस पूछा जाएगा तो आपके 2 मार्क्स तो फिक्स हो जाएंगे। ओके, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। जब भी कभी आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में मैंने आपको जब कभी भी बताया है पिछले लेक्चर्स में, मैंने आप देख लीजिएगा जाके, तो मैंने क्या कहा था, अगर हमें पर्टिकुलर रिएक्शन के ऑर्डर चाहिए तो हमें जाके उसका क्या करना चाहिए? एक्सपेरिमेंट। हम जाके उसका क्या करेंगे? एक्सपेरिमेंट। Only and only through an experiment we know what is the order of the reaction. So write down the heading: order
of reaction, order of reaction and the molecularity. फर्स्ट पॉइंट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में हमें उसके थ्रू ओनली एंड ओनली एक्सपेरिमेंट. ओके, हम मॉलिक्यूलरिटी कैसे निकालते हैं? हम मॉलिक्यूलरिटी थेरोटिकल से निकालते हैं. हम किस प्रकार निकालते हैं? थेरोटिकल बनने मेथड से हम उसकी निकालते हैं. ओके, मंजूर है. सेकेंड, अगर मैं बात करूं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कॉम्प्लेक्स के लिए है और उसकी एलिमेंट्री फॉर्म के लिए भी है. ओके, इट इज डिफाइंड फॉर कॉम्प्लेक्स एज वेल एज एलिमेंट्री रिएक्शन, बट मॉलिक्यूलरिटी इज डिफाइंड फॉर ओनली एंड ओनली elementary, only and only elementary reaction, only and only for elementary reaction. Okay, it is for elementary as well as complex reaction के लिए भी है, ये complex reaction के लिए भी है. ओके, उसके बाद हमने जब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में बात की थी तो हमने एक बात मैंने आपको चिक के बताई थी कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी जीरो, नेगेटिव, पॉजिटिव, फ्रैक्शन. ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी जीरो, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड द फ्रैक्शन. तो ये वाला पॉइंट भी आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में लिख सकते हैं एंड मॉलिक्यूलरिटी में भी लिख सकते हैं. ओके, इट कैन बी नेगेटिव, इट कैन बी जीरो, इट कैन बी पॉजिटिव एंड इट कैन बी फ्रैक्शन ऑल्सो. And it can be fraction also, but in the molecularity it can be only and only positive and integer. It is only and only positive integer. It is only and only positive integer. Okay, उसके बाद order can be greater than 3, order can be greater than 3 and it is less than or equal to 3. These are the differences in between the order of the reaction and its molecularity. हमारा ये जो कल का टॉपिक रिमेनिंग था वो हमने यहाँ फिनिश कर दिया है. एंड आज का लास्ट का टॉपिक ऑफ दैट टॉपिक, दिस इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द ROR. इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द ROR, रेट ऑफ द रिएक्शन. राइट डाउन द हेडिंग. आज का लेक्चर थोड़ा बड़ा भी होगा तो भी हमें टॉपिक फिनिश करके ही जाएंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द ROR. इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन ROR. अब टेम्परेचर किस तरह से वैरी करता है? अगर मैं बात करूं, मैंने टेम्परेचर रिएक्शन का टेम्परेचर इंक्रीज कर लिया. फॉर एग्जांपल, एक कंटेनर में वाटर बॉईल हो रहा है एट लो फ्लेम एंड एक कंटेनर में वाटर बॉईल हो रहा है. ये हमारी सेकंड कंडीशन है, लेकिन वो किस फ्लेम पे है? वो उसकी फ्लेम बहुत ज़्यादा हाई है. हम क्या कहेंगे कि जो ज़्यादा हाई फ्लेम पर है वही उसका पानी बहुत जल्दी अच्छे से बॉईल हो जाएगा. क्यों कहते हैं हम? क्योंकि हमें भी कहीं ना कहीं पता है कि जब हम उसका टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो हमें उसका रेट और उसका रेट कांस्टेंट भी हमें कहीं ना कहीं इंक्रीज ही मिलेगा. हम एक सादा एक्सपेरिमेंट करते हैं. एक ग्लास में पानी लेना और दूसरे ग्लास में भी पानी लेना. एक ग्लास के पानी को एक कंटेनर में निकाल के उसे लो फ्लेम में रखना और दूसरा ग्लास का पानी निकाल के उसे हाई फ्लेम पर रखना. जो हाई फ्लेम पर है वो ज़्यादा बहुत जल्दी गर्म हो जाएगा. क्यों होगा? क्योंकि वहाँ रेट टेम्परेचर तो इंक्रीज है, लेकिन उसका रेट, जब भी कोई टाइम के साथ उसकी रिएक्शन बढ़ती है तो हम क्या कहते हैं? उसका रेट इंक्रीज हो रहा है. इसीलिए हम ये पॉइंट लिख सकते हैं, इन मोस्ट ऑफ द रिएक्शन when temperature increases, rate constant also increases. When temperature increases, rate constant also increases. So हम उसका रेट किस तरह से लिख सकते हैं? R is equal to K and concentration and हम उसका concentration to the power n
कंसंट्रेशन टू द पावर n लिख सकते हैं। हम कंसंट्रेशन में उसका प्रोडक्ट ले सकते हैं, उसका रिएक्टेंट ले सकते हैं। ये मैंने आपको सबको पिछली क्लास में बहुत अच्छे से ये मैंने आपको समझाया है। ओके चलेगा। कंसंट्रेशन माने हम उसमें प्रोडक्ट रिएक्टेंट कुछ भी हम उसमें ले सकते हैं। ओके उसके बाद अब हम एक इक्वेशन देखेंगे, अर्हेनियस इक्वेशन। पुट आउट द हेडिंग अर्हेनियस इक्वेशन। कौन सा इक्वेशन देखेंगे हम आज? अर्हेनियस इक्वेशन। अर्हेनियस इक्वेशन। इस इक्वेशन के बारे में अगर हम बात करेंगे तो हम k इज इक्वल टू a की पावर a e की पावर माइनस a e की पावर माइनस ऑफ e a माइनस ऑफ e a माइनस ऑफ e a डिवाइडेड बाय r t डिवाइडेड बाय द r t। क्या इक्वेशन लिखा हमने? a e की पावर माइनस e a अपॉन r t। अब k हमें पता है, k क्या है? एक रेट कांस्टेंट है। a हमें पता है, हम उसे फ्रीक्वेंसी फैक्टर कहते हैं, कई बार इसे अर्हेनियस फैक्टर भी कहा जाता है। हम a को क्या कहते हैं? a इज ऑल अबाउट a इज अर्हेनियस फैक्टर। अर्हेनियस फैक्टर। ई क्या है हमारे लिए? ई को हम मानते हैं कि इट इज द एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट। हम क्या कहते हैं इसे? एक्सपोनेंशियल फैक्टर। कौन सा फैक्टर कहते हैं हम इसे? एक्सपोनेंशियल फैक्टर। ओके जब हम माइनस ई ए, माइनस हमें साइन ये अलग ही शो करता है, वो हम आगे देखेंगे। ई ए के बारे में क्या कहना है? ई ए हमें शो करता है उसकी एक्टिवेशन एनर्जी कितनी है, उसकी एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में। ओके एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में शो करता है। आर माने यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ये हमने 11th क्लास में स्टेट्स ऑफ मैटर में देख चुके हैं। यानी कि आपने स्टडी किया होगा, मैंने नहीं पढ़ा है अब तक, लेकिन आपने 11th क्लास की अगर अच्छे से स्टडी की होगी तो आपको आर पता होगा। हम यहाँ आर की वैल्यू लेते हैं 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। जूल पर मोल पर केल्विन के फॉर्म में लेते हैं। एंड टी फॉर द टेम्परेचर, हम टी क्या शो करते हैं? यहाँ टी को हम टेम्परेचर के हिसाब से शो करते हैं। ओके ये हो गया हमारा सब कुछ, हमने इक्वेशन ये देख ली। उस इक्वेशन के बाद हमें अब एक ग्राफ बनाना होगा k एंड t के बारे में। k एंड t के बारे में हमें एक ग्राफ बनाना होगा, क्योंकि a कांस्टेंट है, e एक हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म गिवन होगा, एक्टिवेशन एनर्जी भी गिवन होगी, r तो ऑलरेडी कांस्टेंट है एंड t भी एक कांस्टेंट। टेम्परेचर तो हमें अगर हमें एक प्रॉब्लम दिया है तो उसमें हमें वो गिवन होगा। इसलिए हम अब ग्राफ किसके बीच में बनाएंगे? हम ग्राफ बनाएंगे अब। ओके हम ग्राफ इसी के एंड टी के बीच में हम ग्राफ शो करेंगे। ओके के एंड टी, व्हाट अबाउट द के? This k is the rate constant and t is the temperature. ओके अब ये ग्राफ कैसा होगा? एक्सपोनेंशियल होगा, क्योंकि वहाँ कौन सा साइन था? निगेटिव साइन था। निगेटिव हमने ई ए डिवाइडेड बाय आर टी इस तरह से लिखा था, ए ई की पावर निगेटिव। ये हमारा इक्वेशन हो गया। ओके तो ये क्या होगा? एक्सपोनेंशियल ग्राफ जाएगा हमारा। ग्राफ कैसा होगा हमारा? एक्सपोनेंशियल। मैं आपको ग्रीन से दिखा देती हूँ, 1 मिनट। यस हमारा ग्राफ एक्सपोनेंशियली ऊपर जाता हुआ हमें शो होगा। ओके
ये हमारा ग्राफ है जो कि हमें एक्सपोनेंशियली मिल रहा है। दिस इज द ग्राफ। ये ग्राफ हमें 2011 में आई थिंक नीट में पूछा गया था, 2011 में। जब हम उसके PYQ करेंगे हमारे प्रॉब्लम धमाका सीरीज में, तब मैं आपको बोल दूंगी। आई थिंक 2011 इन JEE और नीट कहीं ना कहीं तो इस ग्राफ के बारे में NTA वालों ने पूछा था। ओके, इसके बाद अब हम क्या करेंगे? अब हम कोलिजन थ्योरी पढ़ेंगे। कौन सी थ्योरी पढ़ेंगे? कोलिजन थ्योरी, याद हो, कोलिजन थ्योरी। ओके, हमने कल कोलिजन थ्योरी के बारे में बात की थी। हमने क्या बात की थी कोलिजन थ्योरी के बारे में? कि कोलिजन जब भी होता है तब वो इफेक्टिव होना चाहिए हमारे लिए, बट ईच एंड एवरी कोलिजन इज इफेक्टिव? नो, इट इज नॉट पॉसिबल। ईच एंड एवरी कोलिजन इज नॉट पॉसिबल। ओके, ईच एंड एवरी कोलिजन इज नॉट इफेक्टिव। ओके, अब हमें कुछ इफेक्टिव कोलिजन के लिए कुछ हमें एक क्या कहते हैं उसे, कुछ कंडीशंस पढ़नी है। पहली कंडीशन है उसकी ओरिएंटेशन बैरियर एंड दूसरी है उसकी एनर्जी बैरियर। ओरिएंटेशन बैरियर एंड द एनर्जी बैरियर। अगर हम कहें, अगर हम बात करेंगे कि हमें एनर्जी बैरियर के बारे में, एनर्जी के बैरियर के बारे में या फिर ओरिएंटेशन के बैरियर के बारे में हमें कुछ स्टडी करनी है, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम ओरिएंटेशन बैरियर की बात करेंगे। अगर मैं बात करूं H2 plus I2, it gives the 2HI। ये हमारे किस बुक के बारे में दिया हुआ है? ये हमारे NCERT बुक में मेंशन रिएक्शन है। इसके लिए मैं बात करूं इफेक्टिव कोलिजन कब माना जाएगा, इसके बारे में मैं ओरिएंटेशन क्या होना चाहिए। ओके, इसका ओरिएंटेशन की मैं जब बात करूंगी, इसके ओरिएंटेशन की मैं जब बात करूंगी, एक मिनट, सॉरी, अरे यार, ओके ठीक है, हम इसे इरेज कर लेंगे। H2 plus I2 it gives 2HI। ओके, हमें इसके बारे में बात करनी है, इस रिएक्शन के बारे में। इसका हमें ओरिएंटेशन जानना है। हम इसे मान लेंगे A, हम इसे मान लेंगे B, एंड ये हमारा AB प्रोडक्ट हम इसे मान लेते हैं अभी के लिए। अगर मैं बात करूं, मुझे A B इस डायरेक्शन में A एंड इस डायरेक्शन में B आ रहा है, तो AB मॉलिक्यूल बहुत अच्छे से फॉर्म होता न हुआ मुझे नजर आएगा। ओके, ये तो हमारा क्या हो गया? इफेक्टिव कोलिजन के फॉर्म में आ गया। ओके, ये A ये इस तरह से भी जा सकता है और ये B यहाँ है, तो दिस इज नॉट द इफेक्टिव कोलिजन। ओके, इस प्रकार अलग अलग ओरिएंटेशन में उसके कोलिजन हो सकते हैं। बस हमें कौन सा कोलिजन चाहिए? हमें अगर कोलिजन हो रहा है तो हमें वो कोलिजन इफेक्टिव कोलिजन चाहिए। उसके बाद अब एनर्जी बैरियर के बारे में क्या है? एनर्जी बैरियर के बारे में क्या है? अगर मैं बात करूं आपको एनर्जी के बैरियर के बारे में, तो हमें एनर्जी के बैरियर के बारे में एक ग्राफ पढ़ना होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या पढ़ना होगा? एक ग्राफ। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक ग्राफ बनाया है, एनर्जी एंड रिएक्शन कोऑर्डिनेट। एनर्जी एंड द एक रिएक्शन का हमें कोऑर्डिनेट है, यानी कि कुछ भी हमें एक रिएक्शन, चलो हम ऐसा मान लेते हैं एनर्जी एंड रिएक्शन जो हो रही है उसके बीच में ग्राफ शो कर रहे हैं। E फॉर द एनर्जी एंड दिस R फॉर द रिएक्शन। ओके, यहाँ पर कुछ कॉन्सेंट्रेशन में रिएक्टेंट है, यानी कि इनिशियल कंसंट्रेशन में, एंड यहाँ कुछ उसका प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है। मैं यहाँ रिएक्टेंट के लिए R लिख लूंगी एंड यहाँ प्रोडक्ट के लिए मैं P लिख लूंगी, एंड ये क्या है? हमारा रिएक्शन का एक कोऑर्डिनेशन है, यानी कि कुछ अमाउंट में हमारी रिएक्शन कहाँ से कहाँ होंगी, ये हमें ये रिएक्शन कोऑर्डिनेट बताएगा। ओके, इसमें भी हमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अब हमारी रिएक्शन का हम ग्राफ अगर देखेंगे तो हमें हमारा ग्राफ कुछ इस तरह से आता हुआ नजर आएगा। यानी क्या हो रहा है?
यहाँ प्रोडक्ट की हमें क्या दिखाई दे रही है, यहाँ से आगे जाएगा तो ये स्टेबल होता नजर आएगा। यहाँ से पहले ये थोड़ा सा इंक्रीज होकर फिर कांस्टेंट की तरफ ये हमारा प्रोडक्ट जा रहा है, यानी कुछ ना कुछ इसने एनर्जी इसे लगी है। एंड सपोज मुझे इसे 50 जूल की एनर्जी चाहिए, तो यहाँ मुझे ये सेंटर, इसका ये सेंटर मुझे 50 जूल की एनर्जी मानना होगा। और जब मैं इसे सेंटर पॉइंट कहूँगी तो हमने इसे कुछ टाइम, हम जब हैलोल्केल पढ़ेंगे कुछ टाइम के बाद, तो हमें वहाँ भी एक रिएक्शन, एक हमें ट्रांजिशन स्टेट, ये ग्राफ हम वहाँ भी फिर से यूज करेंगे। तो हम इसे किस स्टेट के बारे में कहते हैं, हम इसे ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं। इसे कौन सी स्टेट है हमारी, ट्रांजिशन स्टेट है, ट्रांजिशन स्टेट है हमारी। ओके, यह हम इसे ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं। एंड डिस्टेंस बिटवीन फ्रॉम दैट ट्रांजिशन स्टेट टू दैट फॉरवर्ड रिएक्शन, दिस इज आवर एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी से हमें EA से डिनोट करते हैं, दिस इज आवर एक्टिवेशन एनर्जी। ओके, ये सब कुछ था हमारे एनर्जी बैरियर के बारे में। ओके, अब हम कुछ 2 इक्वेशंस देखेंगे एंड उसके बाद हम इक्वेशंस देखकर हमारा लेक्चर हम यहाँ फिनिश कर देंगे। एंड जब हम प्रॉब्लम धमाका सीरीज करेंगे तो हम सबसे पहले इसके क्वेश्चंस करेंगे, या फिर कल के लेक्चर में हम सबसे पहले इसके क्वेश्चंस ही ट्राई करेंगे। ओके, अब मैम इक्वेशन भी बता दो हमें किस तरह के इक्वेशन है, क्योंकि हमें बहुत सारे इक्वेशन हमने अब पढ़ चुके हैं। लेकिन कोई टेंशन मत लेना, हम कल के लेक्चर में सारे के सारे इक्वेशन एक फॉर्म में समराइज करके मैं आपको एक अच्छे से PDF फॉर्मेट में, या फिर आप मेरे में साथ नोट्स बना के लिख लेना। अगर मुझे पॉसिबल हुआ तो मैं आपको PDF फॉर्मेट में भी वो दे दूँ। ओके, चलो फिर हम इक्वेशन देख लेते हैं हमारे अरेडियस के इक्वेशन को लिए, इसकी हम किस तरह से हमारे इक्वेशंस को सेट कर सकते हैं। ओके, मैंने सब अपना सारा पेज क्लीन कर लिया है। अब ये जो हम इस इक्वेशन लिखेंगे वो हमारे लॉग के टर्म्स में होगी। किस टर्म्स में होगी, हमारे लॉग के टर्म्स में हो देखी जाएगी। ओके, चलो फिर log 10k is equal to log a minus EA upon RT 2.303, या फिर आप 2.303 को पहले लेंगे फिर RT भी लिख सकते हैं। ये पूरा आप पे डिपेंड करता है कि आप इक्वेशन को किस तरह से लर्न करना चाहते हैं। ये एक इक्वेशन हो गए। एंड और एक इक्वेशन देखी थी जो हमने क्लास के स्टार्टिंग में ही देखी थी, दैट इज दिस k इज इक्वल टू e की पावर माइनस EA, सॉरी वहाँ माइनस k नहीं है, वहाँ माइनस EA है, माइनस EA अपॉन RT। हमने ये भी इक्वेशन आज के लेक्चर में देखी है। लेकिन हम जब कभी भी यह वाला इक्वेशन यूज करेंगे, यही हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यही हमारे लिए क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ओके, हम यही इक्वेशन को आप लर्न कीजिएगा। यस, दिस इज अबाउट द टुडेज लेक्चर। एंड अभी तक जिस नमूने ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपको इस चैनल पर पूरी डेडिकेशन से आपको पूरी क्लास 12 की केमिस्ट्री आपके यहाँ कवर अप की जाएंगी। और आपको जो कुछ भी आपके एग्जाम्स में आएगा वो भी मैं आपको इस चैनल पर ही सिखाऊंगी। इसीलिए हर एक नमूने को इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना चाहिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दैट वीडियो।